आज हम चैप्टर 10 व्रत इस चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्रत क्या होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्रत। तो मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाता हूँ। व्रत जो है इस प्रकार से एक गोल समतल आकृति होती है जिसमें एक केंद्र होता है बीच में। इसको केंद्र बोला जाता है। इसको ओ से दर्शाया जाता है केंद्र को। अगर हम इस केंद्र से इस व्रत इस व्रत पर कोई इस प्रकार से रेखा खींचे तो इसे त्रिज्या बोला जाता है। ये आपकी त्रिज्या है। मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ। इसको आर से दर्शाया जाता है और ये आपकी क्या है, त्रिज्या। ये आपकी त्रिज्या है। इसी प्रकार से अगर आप कोई एक सीधी रेखा खींचे जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरे, इस प्रकार से अगर आप कोई रेखा खींचेंगे इस प्रकार से जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरेगा उससे व्रत का व्यास कहा जाता है। वो व्रत का व्यास है। तो ये जो है हमारा पूरी रेखा यहाँ से यहाँ तक ये व्रत का व्यास है और जो केंद्र से खींचा जाता है इस व्रत पर वो व्रत की त्रिज्या होती है। तो अगर आप व्रत को परिभाषित करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? आप इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि व्रत जो है ये पूरा एक तल है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, क्योंकि ये जो है बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु, जैसे कि यहाँ पर त्रिज्या जो आपका केंद्र ओ है उससे एक निश्चित दूरी पर होती है, उसे व्रत कहते हैं। तो अगर आप इसको मैं आपको समझाना भी चाहूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको परिभाषित कर दूं कि व्रत जो है व्रत एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु मान लीजिए यहाँ पर जो है वो बिंदु क्या है, ओ है। ओ से अचर दूरी पर होते हैं उसे व्रत कहते हैं। ये मैंने आपको परिभाषित करके दिखाया है। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ कि व्रत जो है, मान लीजिए एक तल है। इस तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, उसे व्रत कहते हैं। मतलब इस प्रकार से आप बिंदुओं का समूह बना लीजिए। इस प्रकार से अगर आप बिंदुओं का समूह लेते हैं, मान लीजिए ये जो है बिंदुओं का समूह लिया गया है। आप इसको अच्छे से लीजिए। बिंदुओं का समूह है ये
और एक निश्चित बिंदु यहाँ पर आप O ले लीजिए। और ये जो दूरी है ये सभी की समान है। ये जितनी दूरी आप यहाँ से खींचेंगे जो त्रिज्या कहलाती है, ये सभी दूरी क्या है, समान है। तो अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आपका जो वृत्त है, इस प्रकार से इन बिंदुओं को जोड़ने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। यही आपका वृत्त की परिभाषा है और इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आपने त्रिज्या देखा, आपने व्यास देखा। हम वृत्त की जीवा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड के बारे में भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप 9th क्लास में जानते हैं कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, इन सभी के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर 10 में हम उन सभी चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ के और जानकारी प्राप्त करेंगे वृत्त के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले एक स्थिति के ऊपर विचार कीजिए। यहाँ पर आप एक स्थिति के ऊपर विचार कीजिए। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अगर आपको एक वृत्त दे दिया जाए, और एक रेखाखंड दे दिया जाए। मान लीजिए रेखाखंड आपका PQ है, आपको एक रेखाखंड दिया गया है और एक वृत्त दिया हुआ है। तो आप एक वृत्त और रेखाखंड से कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप इसके ऊपर विचार कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार से 3 स्थितियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति ये बनेगी कि ये जो वृत्त है और ये जो रेखाखंड है आपका, आप इस PQ को कहीं पर भी ले सकते थे। इस PQ को आप इधर ले सकते, कहीं भी ले सकते हैं। तो एक स्थिति ये बनेगी कि जो PQ रेखाखंड है वो वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। PQ वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो PQ है वो वृत्त के सापेक्ष क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा है। ये क्या है? ये अप्रतिच्छेदी रेखा। क्यों? क्योंकि जो PQ है वो वृत्त को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो पहली स्थिति क्या बनेगी? वृत्त यानी कि जो PQ है, यहाँ पर आप लिखिए रेखा PQ वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा है। अप्रतिच्छेदी रेखा है। क्यों है? आप देख सकते हैं कि जो PQ है वो वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। एक स्थिति तो आपको ये बनेगी, आप देख सकते हैं कि रेखा PQ वृत्त को अप्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब कि PQ वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है और काट नहीं रहा है। तो अप्रतिच्छेदी का मतलब क्या हो जाएगा कि रेखा जो है वो वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। और प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होगा कि वृत्त को जो रेखा है वो एक बिंदु पर या 2 बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो दूसरी स्थिति अब हम लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है आपका कि हमारे पास एक वृत्त है और वो वृत्त को जो रेखा है
PQ, मान लीजिए PQ रेखा है, ये वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो बिंदु पर काट रहा है। तो इसको बोला जाएगा छेदक रेखा। यानी कि अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काटता है तो उसे क्या बोला जाता है? छेदक रेखा बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि PQ वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? अर्थात काटना, दो बिंदुओं पर काट रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा, इसे छेदक रेखा बोलेंगे। अर्थात क्या है? छेदक रेखा कहते हैं। अर्थात इसका मतलब मैं बता देता हूं कि जो PQ है एक छेदक रेखा है। क्यों है? छेदक रेखा है। रेखा PQ एक छेदक रेखा है। यह आप लिख लीजिए, PQ जो है एक छेदक रेखा है। क्यों है? क्योंकि जो PQ है वो वृत्त को दो बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो कोई भी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है यानी कि प्रतिच्छेद करता है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ पर आप छेदक के बाद रेखा भी लिख लीजिएगा। छेदक रेखा मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ। छेदक रेखा है। तो इस प्रकार से दूसरी स्थिति बनी। तीसरी क्या बनेगी कि हो सकता है कि जो वृत्त है, उस वृत्त को वो रेखा सिर्फ एक बिंदु पर काटे, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। अगर आप इस PQ रेखा को ध्यान से देखें तो PQ रेखा जो है वो इस वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काटती है। तो इस स्थिति में हम PQ को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि रेखा PQ वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो PQ है वो एक स्पर्श रेखा है। अर्थात रेखा PQ एक स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपको एक वृत्त दिया हो और एक रेखाखंड दिया हो तो आप तीन स्थितियों को देख सकते हैं। पहली स्थिति जिसमें रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर काटेगी नहीं यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए हम PQ को बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी स्थिति हमारी बनेगी कि जो PQ है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि काट रहा है, इसे हम बोलेंगे इसे छेदक रेखा। और जो छेदक रेखा है वो हमेशा वृत्त को
दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटता है, दो बिंदुओं पर। कहीं पर भी काटेगा, दो बिंदुओं पर जरूर काटेगा, तभी हम उसे छेदक रेखा बोलेंगे। तीसरी स्थिति हमने देखा कि जो वृत्त है, यानी कि जो रेखा PQ है, वो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ऐसी स्थिति में जो रेखा है PQ, उसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। और इस स्पर्श रेखा को आप देख सकते हैं, ये आपका स्पर्श रेखा है। तो मैंने आपको समझाया कि इस प्रकार से एक रेखा और वृत्त के बीच में कुछ स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर आपने वृत्त की स्पर्श रेखा को भी समझ लिया। तो आपको बस यही बात दिमाग में रखना है कि जो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, ये वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो वृत्त के एक बिंदु पर अगर कोई रेखा काटती है तो उसे स्पर्श रेखा कहा जाएगा। आप इस बात को भी अपने माइंड में इसको जो है याद रखिए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वही जो है हमें सीखना है इस चैप्टर में एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने के लिए। यही मैं आपको अच्छे ढंग से समझाना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर पाएं। बाकी जो यहाँ पर आपने 9th क्लास में सीखा है, उसके बारे में यहाँ ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। बस यही कहा गया है कि आपने 9th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद है, आपके दिमाग में है वो सारी चीज़ें, तो अच्छी बात है। आप अगर जानते हैं तो वो आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। बस यहाँ जो आपको सीखना है, पढ़ना है, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये आपने सीख लिया, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, ये भी आपने सीख लिया। तो वैसे ये जो पॉइंट है यहाँ पर, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका अच्छे ढंग से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो ये समझ में आ चुका है फिलहाल तो इसलिए मैं एक बार और बता देता हूँ कि कोई भी रेखा है, अगर वो किसी वृत्त को कहीं भी काट सकता है, यहाँ पर भी काट सकता है, यहाँ पर कहीं भी काट सकता है। तो चलिए मैं इस बार ऊपर ले लेता हूँ। तो अगर ये PQ कोई इस प्रकार से रेखा है जो कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटता है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोला जाएगा। तो वो स्पर्श रेखा इसके अलावा नीचे भी हो सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कि वृत्त पर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता था, आप इसको ये भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे कि PQ भी स्पर्श रेखा है और AB भी स्पर्श रेखा है। क्यों? क्योंकि PQ भी एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि काट रहा है, और AB भी केवल एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है। तो इस प्रकार से इस सबको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो PQ आप देखेंगे कि PQ और AB क्या हैं, दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इजी है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो वृत्त होता है उसके एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आपको क्या समझना है कि
वृत्त पर जो बिंदु होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आप वृत्त की परिधि से भी परिचित हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि परिधि और क्षेत्रफल क्या है। देखिए, अगर इसको आप एक लंबाई मान लें, इसके चारों तरफ अगर आप एक लंबाई मान लें और आप यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा लें, तो जो पूरी लंबाई है इसकी, एक चक्कर लगाने में जो आपने पूरी दूरी इसकी तय करी है, उसको वृत्त की परिधि बोला जाता है। अर्थात अगर आप इसको परिभाषित करें कि जो वृत्त की संपूर्ण लंबाई है वो वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त की जो संपूर्ण यानी कि जो पूरी लंबाई होती है चारों तरफ की एक चक्कर का, उसे क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। और क्षेत्रफल क्या है कि जो वृत्त की परिधि है उसके द्वारा अंदर का जो भाग है, अंदर की जो जगह है जिसको उसने घेर रखा है ये, तो उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्षेत्रफल बोला जाएगा। तो इन बातों को भी आप दिमाग में रखिए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई वृत्त है इस प्रकार से और आप यहाँ पर एक बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप थोड़ा सा इस बात को समझिए कि वृत्त की जो एक बिंदु है उस एक बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जब आप ऐसा खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको ऐसी हैं कि करके देखना चाहिए, ये आपको ए बी या पी क्यू जो भी मानना है मान लीजिए। तो जब आप इस बिंदु से स्पर्श रेखाओं को खींचने जाएंगे तो बस आपको ये देखना है कि हम वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये आप इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये पी क्यू है, इसको P1 Q1, इसको P2 Q2 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इसको खींचेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा PQ, इसको आप 3 और 3 मान लीजिए। तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि अगर आपके पास कोई वृत्त है तो आप एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या रिजल्ट मिला आपको? आपको मिला है कि वृत्त के एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो आप नहीं खींच सकते हैं। इस बात की तरफ आप अपना फोकस कीजिए। मैं यहाँ पर आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि वृत्त के, ये रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ जो मुझे यहाँ से मिला है उसको मैं लिख रहा हूँ कि वृत्त के किसी एक बिंदु से, देखिए ये वृत्त है, किसी एक बिंदु से, वो बिंदु आप कहीं पर भी लीजिए, एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो आप कभी भी नहीं खींच सकते हैं। तो ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखना है और इसको समझना भी है। तो स्पर्श बिंदु क्या होता है आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आपने यहाँ पर क्या समझा था, या चलिए मैं आपको अलग से ही बता देता हूँ ये पॉइंट कि स्पर्श बिंदु क्या है। वैसे तो ये बहुत आसान है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या होता है। देखिए, कोई भी जो आपके पास वृत्त है, अगर कोई रेखा उस वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो जो बिंदु है, ये जो बिंदु है आपका,
इस बिंदु को ही स्पर्श बिंदु कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। यानी कि जो स्पर्श रेखा तो ये है, और वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कि जिसमें वृत्त और रेखा दोनों आ जाए, इसको आप उभयनिष्ठ बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसे आप उभयनिष्ठ बिंदु कहिए या फिर स्पर्श बिंदु कहिए, एक ही बात है। क्या है ये आपका? स्पर्श बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। और अब हमारे पास एक और रिजल्ट है, हमारे पास एक प्रमेय है, उस प्रमेय को भी हम समझ लेते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष दशा है जब संगत जीवा दोनों सिरे संपाती हो जाएं। हमारे पास एक प्रमेय है, इस प्रमेय के ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, इसलिए मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए, जिसको आप आसानी से अच्छे से समझिए। एक्सरसाइज आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज यहाँ पर जो प्रमेय है वो 10.1 है। ये प्रमेय है 10.1। क्या है प्रमेय? कि वृत्त के किसी बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसका प्रयोग हम 10.2 में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब आप इसको समझिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्त है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर ये आप बिंदु ले लीजिए। इस बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा, आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, PQ नाम दीजिए और इसको आप R मान लीजिए। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, यानी कि ये स्पर्श बिंदु है, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, यानी कि अगर आप इस केंद्र O को इससे मिला दें तो ये क्या बन गया? आपका लंब बन गया, यानी कि 90 डिग्री का बन गया ये। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि जो त्रिज्या है OR वो PQ के ऊपर क्या रहेगा? लंब रहेगा। मेरी बात को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अगर आप उस केंद्र को उस बिंदु से मिला देंगे, जो भी केंद्र है, अगर आप उसको उस बिंदु से मिला देंगे स्पर्श बिंदु से, तो ये क्या बन जाएगा? आपका हमेशा लंब बनेगा। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की कल्पना भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक समकोण त्रिभुज भी बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कोण 90 डिग्री का है। तो शायद आप इस बात को भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक विशिष्ट दशा, एक हमारे पास एक विशिष्ट स्थिति है, उस विशिष्ट स्थिति को मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ। इस विशिष्ट दशा को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या है वो विशिष्ट दशा? विशिष्ट दशा इस प्रकार से है कि आप वृत्त की जीवा से तो परिचित हैं। किससे परिचित हैं?
वृत्त की जीवा से। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो वृत्त की जीवा है उससे आप इस प्रकार से परिचित हैं कि कोई भी आप वृत्त खींचिए और आप इसके अंदर कोई भी रेखा खींच लीजिए कहीं पर भी, इस प्रकार से, मतलब वृत्त के अंदर कोई भी रेखा इस प्रकार से आप खींचिए जो कि केंद्र से होकर ना गुजरे, उसे आप वृत्त की जीवा कहते हैं। कोई भी रेखा खींचिए आप इस वृत्त के अंदर, बस वो इस केंद्र से होकर ना गुजरे, तो उसे क्या बोलेंगे? जीवा। अगर कोई जीवा आपने खींचा और वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर गया तो उसे आप जीवा नहीं बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे कि ये व्यास है। क्या है? व्यास। लेकिन अगर आपने रेखा खींचा और वो केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है तो क्या बोलेंगे उसे आप बोलेंगे कि ये जीवा है, जीवा। तो विशिष्ट दशा ये है हमारे पास। विशिष्ट दशा की ओर अब हम आते हैं। विशिष्ट दशा इस प्रकार से है। विशिष्ट दशा इस प्रकार से है कि आप देखिए और समझिए ध्यान से। यह आपका केंद्र है। मैं यहाँ पर मान लीजिए ये एक जीवा है। क्या है ये? एक जीवा है। ये भी क्या है? एक जीवा है। ये भी क्या है? एक जीवा है। ये भी एक जीवा है। ये भी एक जीवा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप एक जीवा खींचेंगे लेकिन वो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटेगा। कितने बिंदु पर काटेगा? एक बिंदु पर। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी है। आप इसको जीवा खींचेंगे, एक समय आएगा जब जो जीवा है वो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काटेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रिजल्ट है वो ये सामने आता है कि जो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, वैसे एक चीज और है, आप इसको छेदक रेखा भी कह सकते हैं। अगर आप इस चीज को देखें, ध्यान से समझें, तो देखिए ये भी दो बिंदु पर, यहाँ पर और यहाँ पर काटता है, मतलब इनको आप छेदक रेखा भी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। तो विशिष्ट दशा ये है कि जो स्पर्श रेखा बनी है, इसको आप पी क्यू मान लीजिए, इसको आप ए बी मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो छेदक रेखाएं हैं वो एक समय बाद क्या बन जाती हैं? स्पर्श रेखा में बदल जाती हैं। इसी प्रकार से इधर भी जो छेदक रेखाएं हैं वो क्या बन जाती हैं? स्पर्श रेखा बन जाती है। तो हमारे पास रिजल्ट ये सामने आ रहा है कि जो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा की क्या है? एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। दोनों सिरे संपाती होने का मतलब देखिए कि ये जो है आपका एक बिंदु पर काट रहा है, इधर भी जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर काट रही हैं। तो हमें इस परिणाम को लिखना चाहिए कि वृत्त यानी कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। जब संगत जीवा के दोनों सिरे
संपाती हो जाएं, संपाती हो जाएं। तो इस प्रकार से आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको दिखाया है कि ये सभी क्या हैं, छेदक रेखा हैं, और एक समय बाद ये क्या बन गई, स्पर्श रेखा बन गई। इधर भी ये सब क्या है, छेदक रेखा हैं, और एक समय आए जब ये क्या बन गई, स्पर्श रेखा बन गई। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ये वो छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। क्या हो जाए, संपाती, यानी कि दो बिंदुओं को ना काटकर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को या एक बिंदु पर काटती है, तो इसे ही बोला जाएगा स्पर्श रेखा की एक विशिष्ट दशा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो ये सब चीजें आपने समझा, यहाँ पर आपने देखा कि वृत्त क्या होता है और एक रेखा और वृत्त में कौन कौन सी स्थिति बन सकती है। आपने समझा कि स्पर्श रेखा क्या होती है। आप इन बातों को याद रखिएगा ताकि हम आसानी से एक्सरसाइज को हल कर पाएं। और जो वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी रेखा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक स्पर्श रेखा। फिर हमने स्पर्श बिंदु को भी समझा कि स्पर्श बिंदु क्या होता है, और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। और जो विशिष्ट दशा मैंने आपको बताई है, जो कि छेदक रेखा की एक दशा होती है, स्पर्श रेखा जो किस प्रकार से बनती है, तो मैंने आपको दिखाया और बताया। अब हम इन सभी बेसिक चीज़ों को जानने के बाद अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं और पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया है और हमें क्या क्या उसके अंदर करना है। अब एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, जो मैंने आपको समझाया है, बस आपको ये अपने दिमाग में रखना है, बाकी आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। बाकी मैं भी सॉल्व करवा दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं ये पूछ रहा है। तो चलिए, आपके पास ये एक वृत्त है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। देखिए, यहाँ से खींच सकते हैं आप, यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से, मतलब एक बिंदु पर काटना चाहिए, थोड़ा ध्यान से खींच लीजिए। यहाँ से खींच सकते हैं आप, यहाँ से खींच सकते हैं आप, यहाँ से खींच सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान से, मैं हाथ से खींच रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक वृत्त से अनंत यानी कि अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। तो मैथ की भाषा में हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक। तो आप लिखेंगे कि किसी वृत्त से अपरिमित, अपरिमित का मतलब क्या है, अपरिमित का मतलब होता है अर्थात अनंत। अनंत का मतलब इतना कि जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, अनंत। और अपरिमित रूप का मतलब अनंत, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इस चीज को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने तो खींच के भी दिखाया आपको, आप ना जाए जितना चाहें उतनी स्पर्श रेखाएं खींचिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये चीज सत्यापित है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। एक वृत्त से आप अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जितना आप चाहें, क्योंकि एक वृत्त की परिधि पर बहुत सारे अनंत बिंदु होते हैं।
अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स का है, रिक्त स्थान भरना है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और उसको भरिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है और रिक्त स्थानों को भरना है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, बाकी ये भरा हुआ भी है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना था हमें। तो पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। आप देख सकते हैं। और वैसे भी हमने पीछे इस बात के ऊपर चर्चा किया है, डिस्कस किया है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो उसे केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये तो हम पीछे इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। तो पहले में आप क्या भरेंगे? एक बिंदु पर। दूसरा पॉइंट है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। हमने इतने अच्छे ढंग से इसको समझा है कि जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये भी हमने समझा है। फिर तीसरा देखते हैं कि एक वृत्त को दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं। आप देखिए ध्यान से इस स्थिति पर गौर कीजिए कि जो PQ और AB की जो विशिष्ट दशा हमारे सामने आई थी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं भी हैं और समांतर भी हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो PQ और AB क्या हैं? समांतर भी हैं और बाकी ये दोनों स्पर्श रेखाएं भी हैं। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो। एक और एक ये दो। तो इसलिए एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। फोर्थ पॉइंट है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इसमें दिया है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? तो हमने यहाँ पर समझा था कि जो वृत्त होता है और जो रेखा का यानी कि जो स्पर्श रेखा है और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, आप इसको अच्छी तरह से मैंने इसको समझाया था। यही चीज इसका पूछा गया है फोर्थ में। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। और एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि वृत्त और उसकी जो स्पर्श रेखा है उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या कहा जाएगा? स्पर्श बिंदु। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अब हम आते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। नहीं है, बस इतने ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही बताना था जो हमने पढ़ा है। हमने ये भी देखा था कि जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है। हमने छेदक रेखा को भी समझा था, हमने स्पर्श बिंदु को भी समझा था। हाँ, ये जो विशिष्ट दशा की स्थिति में दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, इसको और आप दिमाग में रखिए। इसको आप दिमाग में रखेंगे तो ये आपका थर्ड पॉइंट जो है आप इसको समझ पाएंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। आप इसको ध्यान से समझिए। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाला एक वृत्त के इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आपको सिखाता हूँ। आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए और मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ। आप इसको समझ लीजिए कि ये कैसे करना है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लीजिए एक वृत्त है। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। अब वृत्त के बिंदु P पर तो चलिए, ये आपका क्या है? इसको वृत्त के बिंदु P पर, चलिए इसको P मान लेते हैं। P पर
रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा पी क्यू। अब आप एक पी क्यू रेखा लीजिए। तो पी क्यू आप रेखा कैसे लेंगे? आप इस प्रकार से एक रेखा लीजिए। पी क्यू क्या एक रेखा है? पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू। अच्छा हाँ, यहाँ पर तो पी क्यू को स्पर्श रेखा कहा गया है। ठीक है, बिंदु पी पर ये स्पर्श रेखा पी क्यू। अच्छा, पी क्यू क्या स्पर्श रेखा है? क्योंकि ये एक बिंदु पर काट रहा है। केंद्र ओ से जाने वाली रेखा। अच्छा, ये जो है केंद्र ओ से जाएगी, यानी कि यहाँ से, तो ये तो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यही हमने पढ़ा था पर में 10.1 में। अच्छा, फिर कह रहा है कि जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, क्यू से इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये चीज, ये कितना है? ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई, यानी कि ये आपको ज्ञात करना है, और ओ क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यही आपको फिगर बना के समझना था, हम पी क्यू को फाइंड करेंगे। तो अगर आप अच्छे ढंग से जानते हैं, समझ सकते हैं, तो आप देखिए कि ये आपका लंब है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूंकि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यही हमने परमे में पढ़ा है। तो आपका कोण ओ पी क्यू क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। इसलिए कोण ओ पी क्यू एक समकोण है। ओ पी क्यू क्या समकोण है? अर्थात यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू एक क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के, आपको दो भुजा पता ही है, तीसरी भुजा निकाल लीजिए। तो आप लिखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 90 डिग्री के सामने कर्ण, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर, आधार आप ओपी को ले लीजिए, ओपी का स्क्वायर, और लंब आप किसको लेंगे? क्यूपी, जो आपको फाइंड करना है। क्यूपी या पी क्यू जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ओ क्यू कितना है? 12 है। ओ क्यू आपका 12 है, 12 का स्क्वायर। ओ पी आपका 5 है, 5 का स्क्वायर। पी क्यू आपको फाइंड करना है, पी क्यू को।
तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। पी क्यू आपको निकालना है। तो पी क्यू ज्ञात करने के लिए आप 144 25 को इधर माइनस में लाइए। तो आप घटा दीजिए 144 में से 25। तो जब आप 144 में से 25 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 14 में से 5 घटाएंगे 9, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 119 आ जाएगा। और ये आपका पी क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए आपको इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो पी क्यू आपका आ जाएगा 119, अंडर रूट में आ जाएगा। और ये आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो आपका पी क्यू कितना निकला है? ये निकला है 119, अंडर रूट में 119 यानी कि अंडर रूट 119 सेंटीमीटर निकला है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन भी दिया है आपका डी ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना था। और ये जो यह लिखा गया है ये आपका प्रमेय 10.1 है, उसी का प्रयोग करके मैंने बताया है कि जो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए 90 डिग्री हुआ और एक समकोण त्रिभुज बना। और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने पी क्यू को फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस समझने वाला था ये। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है 10.1 कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको समझ लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, आसानी से आप कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के समझ लीजिए क्या कहा गया है। बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। चलिए, ये मैंने खींचा एक वृत्त। आप इसको मैं तो हाथ से खींच के दिखा रहा हूँ, आप इसको प्रकार से बना सकते हैं। तो ये एक वृत्त है। अब कह रहा है कि और दो एक दी गई रेखा के समांतर। अच्छा, दी गई रेखा लीजिए पहले तो आप। दी गई रेखा, तो मैंने यहाँ पर एक रेखा लिया ये, और इसको नाम चलो दे देते हैं पी क्यू। ये है आपकी दी गई रेखा। दी गई रेखा, इस रेखा के दो दी गई रेखा के समांतर, इसके समांतर हमें दो रेखाएं खींचनी हैं। जो दी गई रेखा है इसके समांतर दो रेखाएं खींचना है। उनमें से एक तो होना चाहिए स्पर्श रेखा। देखिए ये आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी, इसको आप ए बी मान लीजिए। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। उनमें से एक तो स्पर्श रेखा है और दूसरी छेदक रेखा। तो छेदक रेखा दो बिंदुओं पर काटेगी, तो यहाँ पर काट रही है दो बिंदु पर। इसको नाम आप सी डी कुछ भी लिख दीजिए। वैसे तो ये आपकी छेदक रेखा है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कि हमें एक वृत्त खींचने के लिए कहा गया था। एक दी गई रेखा, और देखिए ए बी पी क्यू के समांतर है और सी डी भी पी क्यू के समांतर है। तो इस दी गई रेखा के हमें दो समांतर रेखाएं खींचनी थी, जिसमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक छेदक रेखा होनी चाहिए। तो यही हमें करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी एक बार और पढ़ लीजिए। कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर। मैंने एक वृत्त खींचा है, फिर एक दी गई रेखा लिया है, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचा है, फिर एक और छेदक रेखा खींचा है, और ये दोनों ही रेखाएं इसके समांतर हैं। उनमें से एक स्पर्श है और एक छेदक रेखा है। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट
सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर बात करेंगे और ये एक्सरसाइज चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और हम अब तक 9 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। आप उन क्वेश्चनों को, जो भी चैप्टर्स करवा दिए गए हैं, उनको आप पढ़िए, समझिए आप। और ये जो हमारा 10 चैप्टर आज हुआ है एक्सरसाइज 10.1 का, ये मैंने एक एक चीज़ को इसके अंदर आपको समझाया है कि वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है, व्यास क्या होता है। उन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख के आप स्पर्श रेखा को समझिए। छेदक रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, और जब आप इन सब बातों को समझ जाएंगे तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद।